हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रूपक, पल्लवी, अचीवर्स 5.0, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुधांशु, रेक्ल्यूज, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्रोनाउन को कंटिन्यू करते हैं, एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। आज हम प्रोनाउन के केसेस करेंगे, ठीक है। प्रोनाउन के 4 केस होते हैं। कल हमने पढ़ा था प्रोनाउन होता क्या है, कितने टाइप ऑफ प्रोनाउन्स है। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन का केस, ठीक है। विल स्टडी केस। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। पिंकी, शिवम, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता देना। एवरीथिंग ओके? चंडीगढ़ में सायरेंस बज रहे हैं, ये मैंने देखा सुबह न्यूज में। चंडीगढ़ में सायरेंस वगैरह बज रहे हैं। हमें तो पूरा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना होगा ना। ओके, ऑल ओके है तो स्टार्ट किया जाए ना। एवरीथिंग ओके। तो स्टार्ट, ऑनलाइन क्लास है, घर के अंदर बैठ के ही आपको क्लास अपना देखना है, क्या दिक्कत। देखो प्रोनाउन के केसेस होते हैं। जैसे मैंने लिखा ही टोल्ड मी, ही ने मेरे से कहा, तो ही भी प्रोनाउन है और मी भी प्रोनाउन है। बट ही वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ही कौन से केस का प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव केस है। और मी वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। उसी तरह अगर मैंने ऐसा लिखा होता आई टोल्ड हिम, तो यहाँ आई सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ही ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हिम ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे ही सब्जेक्ट होता है उसी का ऑब्जेक्टिव हिम बनता है, और जैसे आई सब्जेक्ट होता है उसी का ऑब्जेक्ट मी बनता है तो सारे प्रोनाउंस, बट सबका केस अलग है। तो जो भी प्रोनाउन वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो सब्जेक्टिव केस है। जो भी प्रोनाउन वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो आप ये वाला लिखो, ऐसे लिखो। हाँ, और सब्जेक्टिव केस का ही दूसरा नाम होता है नॉमिनेटिव केस। तो वो मत सोचना कि मैम ये नॉमिनेटिव केस क्या है। कुछ जगह पे कुछ बुक्स में सब्जेक्टिव केस लिख देते हैं और कुछ बुक्स में सब्जेक्टिव केस का ही नाम सब्जेक्टिव केस का ही दूसरा नाम नॉमिनेटिव है, ठीक है। नॉमिनेटिव है, सब्जेक्टिव का दूसरा नाम नॉमिनेटिव होता है। चाहे सब्जेक्टिव बोलो चाहे नॉमिनेटिव बोलो, बट ज्यादातर हम इसे सब्जेक्टिव के नाम से ही जानते हैं। तो प्रोनाउन के ये सारे केसेस है। एक होता है सब्जेक्टिव केस जिसका दूसरा नाम नॉमिनेटिव भी होता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। जो भी प्रोनाउन वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो सब्जेक्टिव केस है। जो भी प्रोनाउन वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ऑब्जेक्टिव केस है। जो भी प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है सब्जेक्टिव केस। और आपने देखा पोजेसिव केस में मैंने 2 चीज लिखा है, क्योंकि बच्चों का कंफ्यूजन हो जाता है। माई को कई बार बच्चे प्रोनाउन समझ लेते हैं, उनको लगेगा कि आई भी प्रोनाउन है तो माई भी तो प्रोनाउन होगा, लेकिन माई प्रोनाउन नहीं होता, वो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। बताऊंगी, पहले आप इसको लिखो। पोजेसिव केस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है। एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पोजेसिव प्रोनाउन। और चूंकि हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो हम प्रोनाउन की बात करेंगे, ठीक है। जैसे माई कहीं से भी प्रोनाउन नहीं है, माई पोजेसिव एडजेक्टिव है। पोजेशन बताना, मालिकाना अधिकार बताना। माई बुक, आवर बुक, योर कंट्री, हिज बुक, ये सब सारे पोजेसिव एडजेक्टिव है। और इस साइड का सारा पोजेसिव प्रोनाउन है। आप पहले इसको लिखो फिर मैं समझाती हूँ। वो तो अंदर से तो वो दुख है ना हमारे। काफी सारे युद्ध होता है ना, तो फिर वही होता है। हमारे भी तो काफी सारे लोग शहीद हो रहे हैं, क्या करेंगे हम लोग।
बस हम लोग यही प्रे करेंगे ना यहाँ बैठ के कि हमारे जवानों को भगवान शक्ति दे, उन्हें सुरक्षित रखे। I have just purchased this course. Can you please tell me from when I'll get the class schedule? See, this batch is already on the verge of completion. Okay, if you have purchased the batch, okay, if you start watching the classes right from the very first class, now then you'll have no doubts. Okay, just start your class from the very first class. Okay, start the videos, you will have no problems. नहीं ये वर्ब नहीं लिख चुके, इतना पीटूंगी ना, वर्ब में लिख चुके हैं, इतना मैंने वर्ब में ये सब लिखवाया नहीं है। जो भी बैच नया परचेज किया है ना, अभी आप पहला क्लास से देखना शुरू करो, ग्रामर का, वोकैब का। अभी आप लोग जो नए स्टूडेंट्स हैं, अभी प्रैक्टिस बैच मत देखना। आपको 3 बैच मिला है ना, एक ग्रामर का मिला है, एक वोकैब का मिला है, आप और एक प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस बैच को बचा के रखिए बाद के लिए। पहले आप ग्रामर का फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करिए और वोकैब का फर्स्ट क्लास, समुद्र मंथन और वोकैबुलरी जो मिला है, ये दोनों देखना शुरू करिए। ये दोनों कंप्लीट करके तब प्रैक्टिस बैच पे आइए। लिख लिया सबने? इसको आप पहले लिखो, फिर समझाती हूं मैं। लिख लिया है ना, सबने लिख लिया होगा। अरे विच वन इज द फर्स्ट क्लास? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अरे विच वन इज द फर्स्ट क्लास? Day 1 is your first class, parts of speech. That is the first class. All the classes have been arranged in a very sequential order. चलो, सबने लिख लिया? लिख लिया है ना? चलो, कल मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन में क्या आता है। फर्स्ट पर्सन में मैं एंड हम। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलके जिसके बारे में बात कर रहा है तो वो थर्ड पर्सन। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप लोग मेरी बात को सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन है, और हम दोनों मिलके पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान थर्ड पर्सन हूँ। फर्स्ट पर्सन में आई आता है और वी आता है। फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है। सेकंड पर्सन में आप हो, यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। थर्ड पर्सन में ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, दे आ गया। ही शी दे इट, ही शी इट सिंगुलर होता है और दे प्लूरल होता है। और ये जो आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, ये हमेशा वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, ये वाक्य में कभी भी ऐसा नहीं बोलोगे ही टोल्ड आई, ये गलत है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है ही और ये है वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ना। बट आई तो हमेशा सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, बट हमें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए और आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो ही टोल्ड आई नहीं होगा, मी। तो ये वाला जितना भी है, आई, मैं, हम, आप, वह, इट, दे, ये सारे वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे,
वी मतलब हम, हमें, आप, ठीक है, यू, यहाँ भी आप, यू का ऑब्जेक्टिव भी यू बनता है। ही मतलब वह, उसे, शी मतलब वह उसे, दे मतलब वे उन्हें। तो ये सारा जो है ये वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ये सारा सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए सब्जेक्टिव केस। ठीक है। और एक चीज देखो, इट का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम दिख रहा है, और यू का भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम दिख रहा है, बाकी का अलग अलग है। तो आप बोलोगे मैम कैसे डिसाइड करेंगे? सेंटेंस देख के डिसाइड कर लेना। देखो मैंने लिखा इट किल्ड द कैट, इट ने कैट को मार डाला, और द कैट किल्ड इट, और इट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सेम होता है ना। ओके, इट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सेम होता है, तो यहाँ इट को सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है, तो यहाँ का इट सब्जेक्टिव केस है। यहाँ का इट को ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है, यहाँ का इट ऑब्जेक्टिव है। वो तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। फिर मैंने लिखा आई टोल्ड यू, और फिर लिखा यू टोल्ड मी। तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है, वो तो सेंटेंस देख के डिसाइड करो। यहाँ का यू सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब्जेक्ट तो आई है। आई, सब्जेक्ट ने बोला किसी ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ का यू ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ का यू सब्जेक्ट हो गया। तो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है, वो सेंटेंस देख के डिसाइड कर लेना कहाँ ऑब्जेक्ट है कहाँ सब्जेक्ट। उसी तरह इट का भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है। ठीक है, तो यही वाला था। देखो ये दोनों का सेम है। अब आ जाओ पोजेसिव केस। पोजेसिव केस में प्रोनाउन का पोजेसिव केस बनता है, बट एक पोजेसिव केस एडजेक्टिव का भी होता है। बच्चे हमारे एडजेक्टिव को प्रोनाउन से कंफ्यूज कर जाते हैं। पोजेसिव केस में दो चीज आता है, एक आता है पोजेसिव एडजेक्टिव, और एक आता है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन, हाँ। और हमारे बच्चे कंफ्यूज देखो क्या चीज में हो जाते हैं। मैंने लिखा ये जो माई है, ठीक है, माई लिखा। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा मैंने लिखा माई और माइन में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स को लगेगा मैम आई का ही तो माई बनता है। ठीक है, ध्यान से सुनना जरा, कि आई का ही तो माई बनता है, और वी का ही तो आवर बनता है पोजेसिव। दे का तो देयर मतलब, दे मतलब वह और उनका, हम हमारा, मैं मेरा, उसी तरह यू आप आपका। तो आपको लगेगा कि ये सारे तो प्रोनाउंस है, तो इसी का पोजेसिव ये सब प्रोनाउंस बन रहा है, बट ये सब प्रोनाउंस है ही नहीं। अगर मैंने देखो इतना लिख के छोड़ दिया, योर लिख दिया, दिस इज योर, और लिख दिया दिस इज माई, यह मेरी, यह हमारी, दिस इज आर, आपको ये सेंटेंस अधूरा लग रहा है ना। ठीक है, ये सेंटेंस अधूरा लग रहा है। ओके, दिस इज योर, यह आपका, तो आपको अधूरा लग रहा क्या, कुछ बाद में नाउन चाहिए ना। दिस इज योर बुक या दिस इज योर कंट्री, तो योर अपने आप में अधूरा मीनिंग दे रहा है। दिस इज माई, या मेरा बोल के छोड़ दूंगी तो आप बोलोगे क्या क्या मेरा, या मेरा टीचर है, या मेरी क्लास है, एक नाउन चाहिए। दिस इज आवर, आवर, आवर लिख के नहीं छोड़ सकते हम, बाद में नाउन ले रहा है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये जो योर वर्ड है, माई वर्ड है, आर वर्ड है, देर वर्ड है, सबको एक एक नाउन की जरूरत है। सबको एक एक, वो अपने आप में अधूरा मतलब दे रहा है, सबको नाउन की जरूरत है। और जिसको नाउन की जरूरत है वो प्रोनाउन हो ही नहीं सकता। जब नाउन आ गया तो प्रोनाउन कहाँ से आएगा, क्योंकि प्रोनाउन तो नाउन के बदले आता है ना। ओके, प्रोनाउन नाउन के बदले आता है, प्रोनाउन को नाउन की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाउन के बदले ही वो तो यूज हो रहा है। बट इन सबको तो नाउन की जरूरत हो रही है, तो इस ये सबको ना, योर को, माई को, आवर को, गलती से भी प्रोनाउन मत समझना। ये पोजेशन बता रहा है, बट ये सारे को नाउन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को नाउन की जरूरत होती है, तो माई, ये सब, हाँ, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन एक होता है, एक वर्ड आपने देखा होगा, माइन। माई के साथ एक माइन होता है, ठीक है। योर का, यू का योर ना बन के योर्स होता है। आर्स, हर्स, देर्स, ठीक है, ये सबको नाउन की जरूरत नहीं है। ऐसा मैंने लिख दिया, दिस बुक इज माइन, ये बुक हमारी है।
या दिस कंट्री, जिसमें एस लग गया, ये भी पोजेशन भी बता रहा है, दिस कंट्री इज आर्स, ये कंट्री हमारा है, तो इसके बाद नाउन की जरूरत नहीं पड़ रही। इसका मतलब है कि ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पोजेसिव प्रोनाउन है। अगर कोई आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे कि योर और योर्स में क्या डिफरेंस है, दोनों पोजेशन बता रहा है। योर भी पोजेशन बताएगा और योर्स भी पोजेशन बताएगा, बट योर को एक नाउन की जरूरत है। इसका मतलब है योर पोजेसिव एडजेक्टिव है। बट दिस बुक इज योर्स, दिस कंट्री इज योर्स, दिस बुक इज हर्स, अरे ये सबको नाउन की जरूरत नहीं है, तो ये प्रोनाउन है। और कौन वाला प्रोनाउन? पोजेसिव। उसी तरह दिस इज आवर कंट्री, इसको नाउन की जरूरत है, इसलिए ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। और दिस कंट्री इज आर्स, इसको नाउन की जरूरत नहीं है, ये पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ओके। नेटवर्क बहुत स्लो कर दिया गया है। कहाँ से हो भाई सचिन कि आपका नेटवर्क स्लो है? मेरे यहाँ पे नेटवर्क सब सही चल रहा है। ओके, अगर जम्मू वगैरह से है तो चलो वहां से तो इश्यू चल रहा है। डिटर्मिनर की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम पोजेसिव एडजेक्टिव की बात अभी करेंगे। डिटर्मिनर एडजेक्टिव चैप्टर में बात करेंगे। ओके, तो पोजेसिव में दो तरह का है। ये माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब को एक एक नाउन की जरूरत है। ये सारे वर्ड अपने आप में अधूरा है। दिस इज माई कंट्री, दिस इज आवर कंट्री, दिस इज योर कंट्री, दिस इज हिज बुक, हर बुक, तो ये सब को नाउन की जरूरत है। और जिसको नाउन की जरूरत है वो तो प्रोनाउन हो ही नहीं सकता, वो तो पोजेसिव एडजेक्टिव है। और माइन जो है, माई और माइन में क्या डिफरेंस है? दोनों पोजेशन बता रहा, बट ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये पोजेसिव प्रोनाउन। आवर पोजेसिव एडजेक्टिव है, आज पोजेसिव प्रोनाउन। योर पोजेसिव एडजेक्टिव योर्स, हिज तो दोनों सेम है, हर्स, इट का तो नहीं बनता है, और दे का देयर्स। ठीक है, पंजाब थोड़ा सा इंटरनेट हाँ हुआ है भाई, डिस्टरबेंस है तो थोड़ा चल ही रहा होगा। कल तो रात में बहुत ज्यादा ही एक्टिव हो गया था। ओके, कल का जो माहौल था कुछ रात में 9-10 बजे के करीब कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गया था। ऐसा लग रहा था कि आज पाकिस्तान को रात सुबह लेके ही आ जाएंगे वापस। कोई भी लड़ाई शुरू होता है 1-2 दिन में नहीं खत्म होता है ना। मेरे को कहाँ से वीडियो भेज दोगे? मेरे पास आपका नंबर थोड़ी है, टीम के पास गया होगा। मेरे पास कहाँ से आपका वीडियो आएगा? कल ऐसा लग रहा था। लेकिन ठीक है, कहीं ना चलो ये सब होता है, बट वॉर हम लोग अभी घर पे बैठ के टीवी पे सब मजे ले रहे हैं। ठीक है, मजे ले रहे हैं क्योंकि अभी हम अपने सोल्जर्स की वजह से इतने सुरक्षित है ना, कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, तो हम मजे ले रहे हैं। बट आप समझ सकते हो, क्योंकि चीजें जब एस्केलेट होती है ना तो सब इफेक्टेड होता है। एक डर का माहौल तो हो जाता है, प्रिकॉशनरी मेजर लेता है, और मरते युद्ध में बहुत बुरा लगता है। डर का माहौल हो जाता है। चलो ये लिख लिया। अब आ जाओ, आपको केसेस समझ में आ गया कि केसेस क्या होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, कल मैंने आपको पहला टाइप ऑफ प्रोनाउन पढ़ाया था, पर्सनल प्रोनाउंस। अब पर्सनल प्रोनाउंस में आई, ही, शी, इट, वी, योर, ये जो सारे हैं ना, ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउंस में ही आएगा। सिर्फ ये एक तो पोजेसिव प्रोनाउन अलग है। ये जो है आई, वी, ही, शी, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस, सारे पर्सनल प्रोनाउंस है। तो यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस से सबसे पहला रूल
पर्सनल प्रोनाउन से क्या है कि अगर यहाँ पे पैरेललिज्म वाला रूल है, मैंने आपको पैरेललिज्म में पढ़ाया ना कि अगर हमारा सब, पैरेललिज्म का मतलब होता है समांतर, दो चीज को जोड़कर समान करना, एक जैसा करना। और जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंजंक्शन का। आपको थोड़ा कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है, मैंने वर्ब में पढ़ाया था। कंजंक्शन का काम होता है वर्ब को वर्ब से जोड़ना। अगर वर्ब इतना वफादार है कि ये आईएनजी है तो आईएनजी से ही जोड़ेंगे। उसी तरह कंजंक्शन का काम होता है नाउन को नाउन से ही जोड़ेगा। कंजंक्शन प्रोनाउन को प्रोनाउन से ही जोड़ेगा। और याद रखना कि अगर कोई प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है तो कंजंक्शन प्रोनाउन का जब दो प्रोनाउन को जोड़ेगा तो ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ेगा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ेगा, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ेगा। तो यहाँ पे वही पैरेललिज्म वाला रूल है। ठीक है, यहाँ पे वही पैरेललिज्म वाला रूल है कि अगर हमारे पास दो प्रोनाउन हो, दो या दो से अधिक प्रोनाउन हो, अगर वो एंड से जुड़ा हो, एंड क्या है? कंजंक्शन। या हमारा दो से अधिक प्रोनाउन है और से जुड़ा हो, तो वो सारे प्रोनाउंस का केस सेम होना चाहिए। अगर एक सब्जेक्टिव है तो सारा सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव है तो सारा ऑब्जेक्टिव। हम लोग यहाँ से बस अपने सोल्जर्स के लिए प्रे करेंगे कि कैजुअलिटीज कम हो। मजा लेने के लिए मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, कैसे कोई बोल सकता है? ठीक है, लिख लिया। अगर हमारा दो, इट्स जो होता है ना वो कभी भी पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा। इट्स जब भी होगा पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, इसलिए मैंने वहां पे डैश डाल दिया। अब देखो, दीज बुक्स आर फॉर यू एंड मी। ये जो यू है, ये जो यू है, यू सब्जेक्टिव भी होता है और यू ऑब्जेक्टिव भी होता है। अभी मैंने आपको बताया कि यू वाक्य में सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, यू वाक्य में ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या लग रहा है कि यहाँ का यू क्या है? सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? थोड़ा दिमाग लगाओ। ये क्या है? प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद आपने पढ़ा है कि प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट आता ही नहीं है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। इसका मतलब है कि यहाँ का यू ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई का तो ऑब्जेक्ट मी बनता है ना, आई तो सब्जेक्ट है। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है इसलिए क्योंकि कंजंक्शन है, और कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है। कंजंक्शन कभी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से नहीं जोड़ेगा। कंजंक्शन या तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ेगा या तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ेगा। तो अब आपके दिमाग में आएगा, मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसको सब्जेक्ट देख के इसको भी सब्जेक्ट बना देते हैं, या इसको ऑब्जेक्ट देख के इसको भी ऑब्जेक्ट बना देते हैं। देखो कि हमें नीड क्या की जरूरत है। हमें तो अपना सब्जेक्ट मिल गया है, हमें तो अपना सब्जेक्ट मिल गया है। और प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं चाहिए, प्रेपोजिशन के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसको तो हमने ऑब्जेक्ट माना ही है, तो इसको भी ऑब्जेक्टिव कर दो। फॉर यू एंड आई नहीं होगा, फॉर यू एंड मी। आप बस यही सोचो, बाकी सारा सोचो ना। हमारा काम जो चल रहा है दूसरे कंट्री में वो तो चल ही रहा है। आप यही सोचो, कल रात जब पूरी रात सेना हमारे लड़ रही थी, बॉर्डर सिक्योरिटी सारे, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सब सेना, नेवी, एयरफोर्स बिजी था, और हम लोग कल कितनी अच्छे से रात में सो रहे थे। दैट इज वाई ना कि दैट इज वाई वी आर प्राउड ऑफ आवर सोल्जर्स। इनका जितना भी हम ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करें उतना कम है। हम लोग रात में निश्चिंत होकर सो रहे थे। आखिर आखिर किसी के भरोसे हम लोग कल निश्चिंत होकर सो रहे होंगे ना, आज बैठ के हम लोग क्लास ले रहे हैं। कोई तो है हमारी रक्षा कर रहे हैं। यू एंड आई विल डू द वर्क।
अब यहाँ पे विल क्या है, विल डू वर्ब है, और वर्ब को क्या चाहिए, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ का यू को सब ऑब्जेक्ट मत मानना, सब्जेक्ट मानना। और यहाँ पे मैंने आई को मी में बदला, क्योंकि यहाँ हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। बट यहाँ हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, वर्ब को तो सब्जेक्ट चाहिए, और आई भी सब्जेक्टिव केस। सही है। उसी तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये क्या है, सब्जेक्ट है। राम वाक्य का सब्जेक्ट है, प्रोनाउन नहीं है बट सब्जेक्ट है। कभी कभी हम नाउन को, वैसे तो प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ते हैं, बट कभी कभी हम नाउन को भी प्रोनाउन से जोड़ देते हैं, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन दोनों भाई भाई ही है, कोई दिक्कत नहीं है, नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन आता है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। और माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य का कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। किसी भी प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनने के लिए सब्जेक्टिव केस में चाहिए। तो माई सेल्फ तो रिफ्लेक्सिव है, तो माई सेल्फ का क्या बनेगा, आई बनेगा। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव मी बनता है, उसी तरह इसका रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ बनता है। सेल्फ सेल्फ वाले वर्ड कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। किसी इंटरव्यू में जाते हो और आपसे कोई पूछेगा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो आप बोल देते हो ना, माई सेल्फ राहुल। ये गलत इंग्लिश है, ठीक है। माई सेल्फ राहुल ऐसा नहीं बोलना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। या तो बोलो आई एम राहुल, या आप बोल दो माई नेम इज राहुल। इसको बहुत लोग बातचीत में यूज कर देते हैं, बट ये गलत है। माई सेल्फ मत बोलना, माई नेम इज राहुल बोलो, या आई एम राहुल। माई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बनता है। उसी तरह देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग, ये बिटवीन क्या है, ये बिटवीन प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इसका मतलब है कि यहाँ का राम जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एंड से जुड़ा है, तो इसको भी ऑब्जेक्ट करो। अगर ऐसा रहता राम एंड आई विजिटेड द जू, राम और मैं मिलके जू गया, तो यहाँ तो सही है। यहाँ पे ये वर्ब है, और वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट। यहाँ का राम सब्जेक्ट है, और एंड से जुड़ा है, आई भी सब्जेक्ट है। बट यहाँ हम राम को सब्जेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो ये हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। राम ऑब्जेक्ट है, तो हम अपने आई को भी ऑब्जेक्ट करें। ये क्लियर है, आगे बढ़े। सबसे पहला रूल पर्सनल प्रोनाउंस का यही है कि अगर हमारा दो प्रोनाउन एंड से जुड़ा हो, और से जुड़ा हो, तो हमें दोनों का केस सेम रखना है। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट वाला रूल क्या बताता है, इसको करवाने के पहले मैं पहले बता दूं, ये जो लेट है ये क्या है, लेट का पार्ट ऑफ स्पीच बताना। ये जो लेट है ये वर्ब है। लेट का तीनों फॉर्म सेम होता है, ठीक है। जैसे आई लेट हिम, ये हमने एक्टिव पैसिव में पढ़ा है ना। लेट वर्ड से हम ऑर्डर भी करते हैं, लेट वर्ड से हम एडवाइस भी देते हैं, लेट वर्ड से परमिशन भी देते हैं। आई लेट हिम डू द वर्क।
और ये आपने इन्फिनेटिव चैप्टर में पढ़ा भी है कि लेट वर्ड अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है। ये डू को कहीं से भी वर्ब मत मानना, क्योंकि बीच में ऑब्जेक्ट आ गया है और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं आता है, ठीक है। तो ये वाला डू इन्फिनेटिव है, ये आपने इन्फिनेटिव चैप्टर में पढ़ा है ना, क्योंकि मैंने उससे काम करने के लिए बोला। तो ये जो लेट होता है ये वर्ब है, और लेट का तीनों फॉर्म सेम होता है। लेटेड मत करना, लेट का पास्ट टेंस लेटेड मत बनाना, लेट लेट लेट, ठीक है। और लेट के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन आ गया, क्योंकि लेट तो वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, कभी भी लेट ही नहीं होगा, गलत है, क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लेट हिम होना चाहिए। उसी तरह लेट आई नहीं होगा, क्योंकि लेट तो वर्ब है और वर्ब के बाद सब्जेक्ट थोड़ी आता, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता, लेट मी होगा। उसी तरह लेट वी नहीं होगा, वी का ऑब्जेक्टिव अस बनता है ना, लेट अस। लेट दे नहीं होगा, लेट देम होगा, ठीक है, लेट देम। तो यही वाला है कि आफ्टर द वर्ड लेट, लेट के बाद, लेट के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है, लेट के बाद कोई प्रोनाउन आता है तो उसका केस हमेशा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। जैसे जैसे मैंने लिखा, लेट राम डू द वर्क, राम को काम करने दिया जाए, ठीक है, प्रोनाउन का तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बनता है, बट यहाँ जो राम है ये भी आपका ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि लेट के बाद, लेट वर्ब है और वर्ब के बाद कहीं से सब्जेक्ट थोड़ी आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ का राम ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरह ये देखो, लेट के बाद कोई भी प्रोनाउन आए ऑब्जेक्टिव केस में, लेट हिम डू द वर्क, लेट ही नहीं होगा, लेट वी नहीं होगा, लेट अस। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियून, प्रिंसिपल ने पियून को ऑर्डर किया कि राम को और मेरे को अंदर आने दिया जाए, तो ये लेट वर्ब है और वर्ब के बाद हमने राम को ऑब्जेक्ट माना है और कंजंक्शन वफादार टॉपिक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से नहीं जोड़ेगा, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ेगा, राम एंड मी होगा, राम एंड मी डू द वर्क। अगर अगर ये वाक्य ऐसा स्टार्ट सकता है, राम एंड आई डू द वर्क, राम और मैं मिलके काम को करते हैं, तो यहाँ का आई सही है, क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, तो राम सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा है, और आई भी तो सब्जेक्ट होता है, बट यहाँ का राम सब्जेक्ट नहीं था, यहाँ का राम ऑब्जेक्ट था, क्योंकि यहाँ पे लेट है और लेट के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट आता है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो हमें इसे भी ऑब्जेक्टिव केस बनाना। लेट हिम, लेट हर, लेट देम, let us, let you, इसको भी कॉपी करिए, ये सेकंड रूल है। अब थर्ड पे चलेंगे। मैंने भी पोस्ट डाला था ना कल, मैंने देखा इतना नेगेटिव कमेंट्स आए थे फेसबुक पे, आप ये पोस्ट को हटाइए, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट आज से हमारी आपके प्रति रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, आप लोग टीचर हो, आप लोग को ऐसा चीज नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन आप भी हेल्पलेस हो, आप गवर्नमेंट के आगे, आप पे प्रेशर है, गवर्नमेंट का मेरे पे प्रेशर है कि मैं ऑपरेशन सिंदूर का फोटो या मतलब कोई पोस्ट को अपने फेसबुक पे शेयर करूं, ये मुझे गवर्नमेंट ने फोर्स किया है करने के लिए, तो उसी से मुझे पता, मतलब मैंने क्या फील किया ना वो सब पोस्ट देख के, और मैं ये देख रही थी, मैं यही आप ये पोस्ट हटा दीजिए, मैंने बोला इतनी हिम्मत ये बोलने की कि आप ये पोस्ट हटा दीजिए। जब आप गलत हो ना, जब आप गलत हो तो आप कोई कमेंट मत करो, सारी दुनिया को पता है कि भारत एथिकल ग्राउंड पे लड़ रहा है, ठीक है, और अनाप शनाप इंडिया के बारे में, और मैं देख रही थी कि वहां का जो यूथ है ना, मतलब मैं यही सोच रही थी इनका ब्रेन कैसे वॉश किया गया है, मतलब इनको पता ही नहीं है, इनका ब्रेन बहुत अजीब तरह से वॉश किया गया है, मतलब इन्हें पता ही नहीं है कि इनकी कंट्री में क्या हो रहा है, ठीक है। आपके विमान इतने सारे हम लोगों ने गिरा दिया है, हम लोगों ने पूरे डेटा बना बना के भेज रहे हैं, वो तो अच्छी बात है ना कि मैंने वो पोस्ट फेसबुक पे डाला था, ओके, और वहां पे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स फेसबुक को कम ही यूज करते हैं,
इतने कमेंट्स आए ना, इतने, उससे हम लोग को पता चला कि हम लोगों का चैनल को कितने लोग मतलब पाकिस्तान से फॉलो कर रहे हैं। करीब 1700 कमेंट्स आए थे। ओके, ऑपरेशन सिंदूर, हाँ, ऑपरेशन सिंदूर वाले पोस्ट पे 1700 कमेंट्स आए थे। और मुझे थोड़ा हंसी भी आ रही थी कि वहां के यूथ ना, मतलब कैसे उनको ब्रेन वॉश किया है, उन्हें पता भी नहीं। वो तो शुक्र मनाओ कि इंडिया के बच्चे कम फेसबुक पे होते हैं, नहीं तो आप लोग को क्या क्या बोल के वो चले जाते हैं, क्या क्या बोल के चले जाते हैं। फिर विकास ने बोला मैम यूट्यूब कम्युनिटी पे डाल देते हैं, उसके बाद हमारे इंडियन बच्चे उनको अच्छे से समझाएंगे। अरे मैंने बोला नहीं है, हमें 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 ना यहाँ बैठ के, हमें वो सब से मतलब नहीं है, हमें यहाँ बैठ के सिर्फ अपने सोल्जर्स के लिए प्रे करना है। ठीक है, हमारे सारे सारे इंडियन सिटीजन्स, हमारे सारे सैनिक, सबके लिए हमें प्रे करना है, हमें वो सब थोड़ी करना। राम को ऑब्जेक्ट कैसे बनाया, क्योंकि राम वहां पे ऑब्जेक्ट है ना, वर्ब के बाद नाउन का भी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होता है ना। जैसे राम टोल्ड मी, और लिखा मैंने आई टोल्ड राम, तो यहाँ पे राम सब्जेक्ट है और यहाँ पे राम ऑब्जेक्ट है। और यहाँ मैंने राम को ऑब्जेक्ट इसलिए माना क्योंकि लेट के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ गया वो ऑब्जेक्ट रहेगा। और कंजंक्शन वफादार टॉपिक है, ऑब्जेक्ट है, इसको भी ऑब्जेक्ट करना। वहां के यूथ वही क्या क्या कि आप टीचर हो के ऐसा कर रहे हो, इतना हेट फैला रहे हो। अरे हेट हम लोग फैला रहे, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनके यहाँ टेररिस्ट है। इंडिया को टेररिस्ट बोल रहे हैं, इंडिया को टेररिस्ट बोल दे रहे हैं, टेररिस्ट कंट्री, वो मानने के लिए रेडी नहीं है। चलो ये लिख लिया। अब थर्ड रूल पे चलते हैं। कल मैंने आपको बताया था ये वाला। ओके, हम लोग बातचीत में ये बोल देते हैं ना, अरे इट्स मी, इट इज मी बोल देते हैं, ये मैं ही हूं जिसने इस काम को किया। ठीक है, या इट इज ही बोल देंगे, सॉरी इट इज हिम, या ऐसा बोल देंगे इट इज देम, इट इज मी हु हेल्प्ड हर, ये मैं ही था जिसने उसकी हेल्प करी। या इट इज हिम हु हेल्प्स मी, ये वही है जो मेरी हेल्प करता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, कुछ भी जा सकता है। इट इज देम हु फॉट अगेंस्ट करप्शन। तो आप लोग यही सोचोगे ना कि मैम इट तो प्रोनाउन है ना, ये वही था जिसने करप्शन, अभी लिखना नहीं, करप्शन के खिलाफ फाइट किया। तो यही सोचोगे कि मैम इट तो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आता है। और अभी आपने कहा कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये दुश्मन तो अपने यहाँ भी बैठे रहते हैं। तो इट इज मी हु हेल्प्ड हर, तो आप बोलोगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अगर ये, चलो ये वर्ब है, तो यहाँ भी तो एक वर्ब है, यहाँ भी तो एक वर्ब है, यहाँ भी तो एक वर्ब है, और यहाँ भी तो एक वर्ब है। अगर आप इसको ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो यहाँ भी तो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी तो एक ऑब्जेक्ट है, और अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, यहाँ भी तो एक ऑब्जेक्ट है। ओके, ऐसा ऐसा है ना कि यहाँ भी तो एक ऑब्जेक्ट है। तो आखिर असली वर्ब, असली ऑब्जेक्ट सब है कौन? आपके दिमाग में आएगा ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर ये सब कौन है? इसको अगर अगर इसको आप ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो यहाँ भी तो हमारे ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली में ये इट इज या इट वॉज ये सब्जेक्ट है ही नहीं,
कल मैंने बताया था इट इज, यहाँ पे इट क्या है, यहाँ पे इट इम्पर्सनल प्रोनाउन है, इम्पर्सनल प्रोनाउन। और इम्पर्सनल प्रोनाउन कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है। ओके, इम्पर्सनल प्रोनाउन वाक्य का ना सब्जेक्ट बनता है ना वाक्य का ऑब्जेक्ट बनता है। वाक्य का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने के लिए पर्सनल प्रोनाउन चाहिए। कल हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है, बट ये तो इम्पर्सनल प्रोनाउन है, ये तो वाक्य का सब्जेक्ट नहीं है और ये सब वाक्य का ऑब्जेक्ट भी नहीं है। असली में देखो, अगर आपको अपने वर्ब को अगर आपको अपने सब्जेक्ट को पहचानना है तो आप अपने वर्ब को देखो, ये वही है जिसने हमारी हेल्प की। और वर्ब को कहीं से ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे आई लगाना, ठीक है। आई हेल्प्ड हर, हिम हेल्प्स हर नहीं होगा, ही हेल्प्स हर। उसी तरह देम फॉट नहीं होगा, दे फॉट। तो मैं यही बताना चाह रही हूं कि इट इज के बाद या इट वॉज के बाद, ठीक है, वॉज भी लगा दिया अगर मैंने, इट इज या इट वॉज के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन आ रहा है तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जो वर्ब लगा होगा वो ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लगेगा, सब्जेक्ट के लिए लगेगा। तो आफ्टर द फ्रेजेस इट इज, ये मैं ही हूं या ये मैं ही था जिसने उसकी हेल्प की, इसके बाद सब्जेक्टिव केस लगे, ठीक है। तो इट वॉज हिम नहीं होगा, इट वॉज ही, क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, बट हिम तो ऑब्जेक्ट है, ये नहीं। इम्पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, और भी एग्जांपल्स होगा। अरे इट इज मी, इट इज मी नहीं होगा, ठीक है, इट इज आई। और अरे ये रॉन्ग है। और भी एक जगह पे एरर है कि आई के साथ कभी भी इज नहीं होता, आई के साथ हमेशा एम होता। अगर ऐसा रहता ना, इट वॉज, इट इज या इट वॉज ही, ठीक है, हु या प्रेजेंट टेंस में रखूं तो इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल, हम ही के साथ तो इज लगा सकते, बट अगर आई रहता, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल, नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो हु लगा है रिलेटिव प्रोनाउन आई के लिए, आई के साथ कभी भी इज नहीं लगता, आई के साथ एम लगता। दे रहता तो आर लगा देते। ये इट इज या इट वॉज निकिता सब्जेक्ट है ही नहीं, ओके, ये एक डमी प्रोनाउन है। इट इज या इट वॉज से हम अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, इट इज आई, इट इज ही, इट इज दे, इट इज राम। इट इज या इट वॉज कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, इससे हम अपने सब्जेक्ट, आने वाले सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है और इम्पर्सनल प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। चलो ये भी हो गया। हाँ, अब जरा सेंटेंस देखना, ये वाला भी अच्छा सेंटेंस है। इफ आई वर ही या हिम, अगर मैं उसकी जगह रहता तो मैं उसे पैसों की हेल्प करता। अब जरा देखना, ये इसीलिए ना थोड़ा सा सेंस भी देखना होता है। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट, अगेन यहाँ पे सॉरी, ये सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट। अब आपके दिमाग में फिर ये भी आ सकता है
कि मैम आई तो हमारे वाक्य का जैसे लिखा मैंने, इफ आई वर हिम, अगर मैं उसकी जगह रहता तो मैं उसकी हेल्प करता। तो अगेन आपके दिमाग में जाएगा मैम आई तो सब्जेक्ट है, ये तो वर्ब है, और वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ही। लेकिन यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो जरा ध्यान से देखना, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हर है। यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं उसकी जगह पे रहता है, तो आई हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट अपने आप को सब्जेक्ट की जगह पे रखेगा, सब्जेक्ट अपने आप को ऑब्जेक्ट की जगह पे थोड़ी रखेगा। आई बोल रहा है, आई बोल रहा है कि आई सब्जेक्ट है, अगर मैं उसकी जगह पे रहता तो मैं उस लड़की की हेल्प करता। इसका मतलब है देखो यहाँ पे एक आई है और एक ही है, और ये दोनों को मिलके हर की हेल्प करनी है। तो आई कह रहा है, आई हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है। आई कह रहा है कि मैं अगर उस लड़के की जगह पे रहता तो फिर मैं उस लड़की की हेल्प करता। तो सब्जेक्ट अपने आप को ऑब्जेक्ट से नहीं करेगा, सब्जेक्ट अपने आप को सब्जेक्ट से करेगा। आई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट अपने आप को सब्जेक्ट की जगह पे रखेगा। तो इफ आई वर हिम नहीं होगा, इफ आई वर ही, इफ आई वर। उसी तरह अगर वे मेरी जगह पे रहते तो वो बॉस को का विरोध नहीं करते। ये क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अपने आप को, सब्जेक्ट बोल रहा है कि अगर मैं उसकी जगह होता, दे बोल रहा है कि अगर वो मेरी जगह होता। तो दे तो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट अपना कंपैरिजन सब्जेक्ट से करेगा ना, सब्जेक्ट अपने आपको सब्जेक्ट की जगह पे रखेगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं रखेगा। क्योंकि यहाँ पे ये तो सब्जेक्ट हो गया, दे कह रहा है, और ये आपका वर्ब हो गया, और हमारा ऑब्जेक्ट तो ये बॉस है, ये ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना, सब्जेक्ट अपने आप को सब्जेक्ट की जगह पे रखेगा, ऑब्जेक्ट अपने आप को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेगा। लिखिए इसको। ठीक है, सब्जेक्ट अपने आप को सब्जेक्ट की जगह पे रखेगा, ये भी हो गया। अब आ जाओ, हाँ, और भी सी और डी। आई सपोज राम टू बी श्याम। आई तो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ भी आई अपने आप को सब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ, यहाँ तो चलो, यहाँ आप श्याम को क्या मान रहे हैं, श्याम को अच्छा श्याम को छोड़ो, अभी यहाँ आपने राम को, अब यहाँ आपने राम को सब्जेक्ट माना है कि ऑब्जेक्ट माना है, जरा बताना। सी वाले सेंटेंस, राम को सब्जेक्ट माना है कि ऑब्जेक्ट माना है? यहाँ जो आई है ना, अपने आप को राम की जगह पे नहीं रख रहा। अगर ऐसा रहता, इफ आई वर राम, अगर मैं राम की जगह होता, ठीक है, तो आई सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट अपने आप को सब्जेक्ट की जगह पे रखेगा। अगर मैं राम की जगह होता तो मैं ये करता। ओके, तो यहाँ पे तो राम सब्जेक्ट है, क्योंकि आई अपने आप को, आई सब्जेक्ट है, अपने आप को राम की जगह पे रख रहा है। लेकिन यहाँ आई अपने आप को राम की जगह नहीं रख रहा। आई जो है वो राम को श्याम मान लिया। गलती से आई जो है किसी दूसरे व्यक्ति जिसका नाम राम है उसको श्याम मान लिया है। तो यहाँ का आई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आई अपने आप को राम की जगह पे थोड़ी रख रहा है। आई ने किसी दूसरे व्यक्ति राम को श्याम मान लिया, तो यहाँ का आई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और श्याम भी ऑब्जेक्ट।
क्योंकि यहाँ आई अपने आप को राम की जगह पे नहीं रख रहा, आई जो है राम को श्याम मान लिया। इसका मतलब है यहाँ राम और श्याम के बीच में तुलना हो रही है, राम को ही श्याम मान लिया, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट। उसी तरह आई सपोज, तो यहाँ तो नाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। अगेन यहाँ पे देखो, मैंने राम को हिम समझ लिया। अब हाँ, अब यहाँ भी राम ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ भी दोनों नाउन ऑब्जेक्ट था। अब यहाँ भी आई ने राम को गलती से डैश मान लिया, तो यहाँ तो राम ऑब्जेक्ट था ना, आई तो सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी ऑब्जेक्ट, हिम ही मत कर, हिम हिम। राम सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, राम ऑब्जेक्ट। आई अपने आप को राम की जगह पे थोड़ी करा, आई है किसी दूसरे व्यक्ति को गलती से कोई दूसरा समझ लिया, तो हिम करना, ही नहीं करना। लिखिए, ठीक है, ये भी हो गया, इट इज वाला हो गया। और दैन के बाद, हाँ ये बहुत ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है। दैन, दैन से हम क्या करते हैं, दैन से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन, कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से भी हो सकता है, और कंपैरिजन ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है। ठीक है, कंपैरिजन सब्जेक्ट का भी का सब्जेक्ट से हो सकता है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से हो सकता है। इसीलिए दैन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आ गया तो वो सब्जेक्टिव केस में भी आ सकता है, और दैन के बाद कोई प्रोनाउन आ गया है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में भी आ सकता है। हमें देखना है कि वाक्य में अगर दो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हो रहा है तो दैन के बाद दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है तो दैन के बाद सब्जेक्टिव केस रखेंगे। उसी तरह अगर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे। ठीक है, तो ये वाला पहले आप सेंटेंस उतारना नहीं, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी, बस लिखो ये वाला फोर्थ वाला रूल। आफ्टर द वर्ड दैन, दैन वर्ड के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन आता है तो वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है, और दैन के बाद कोई प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। ये मत लिखिएगा अभी, क्योंकि अगर अगर हम दैन से हम सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से कर सकते हैं तो दैन के बाद सब्जेक्टिव केस भी आ सकता है। कभी कभी हम ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से करते हैं तो दैन के बाद ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है। बस ऊपर वाला 3 लाइन उतारिए, एग्जाम्पल मैं अपना अलग से दूंगी, उतार के डन बोलिए। अभी हम पर्सनल प्रोनाउंस कर रहे हैं, एग्जाम में पर्सनल प्रोनाउन से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस खत्म कर लेंगे। लिख लिया ये, अब थोड़ा इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन देख के समझना होगा ना, कहाँ ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो रहा है, कहाँ सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है। एग्जाम्पल लिखो, he knows better than me या I।
ही नोज यू बेटर देन मी और आई। सेकेंड और थर्ड सेंटेंस में सेम लिख रही हूं, ये मत समझना कि गलती से सेम लिख दिया। he knows you better than me or I। I like chocolates कॉपी करिए, उसके बाद ये चारों सेंटेंस को कॉपी करके फिर बोर्ड पे ध्यान दीजिए। चाइना ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, अरे चाइना का इसका दे रहा है क्या साथ। सेकेंड और थर्ड सेम है। लिख लिया, अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ऊपर में कितने लोग दिख रहे हैं? दो लोगों की बात हो रही है, दो लोगों की। ही नोज बेटर देन मी और आई, यहाँ पे ही है और मी और आई में से एक चुनना है। तो एक साइड में ही है और एक साइड में मी है या आई है, दोनों तो सेम ही है, बस ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट। और सेकेंड सेंटेंस में तीन लोग हैं, एक ही है, एक यू है और एक मैं। यहाँ भी तीन लोग हैं, यहाँ भी तीन लोग हैं, और तीन लोग वाला एग्जाम में नहीं आता है तीन लोग वाला एग्जाम में नो एरर में आता है, बता रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ पे एक वाक्य में अगर मी लगा देती हूँ वो भी सही है, और एक वाक्य में आई लगा देती हूँ सब्जेक्ट, दोनों सही है। तो ये वाला एग्जाम में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे तो दोनों सही है। देन के बाद ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हो, देन के बाद सब्जेक्ट भी लगा सकते हो, बट सेंस अलग जाएगा, बट ग्रामेटिकली दोनों सही है। समझाती हूँ बारी बारी से। ही नोज बेटर देन मी, हमें तो देन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव लगाने की हैबिट है ना। ही इज बेटर देन मी, या ही इज बेटर देन हर, ही इज बेटर देन हिम, ही इज बेटर देन यू। तो आपको लगेगा मैम हम तो ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब जरा सेंटेंस देखना, यहाँ पे किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ही जो है यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है ही का आई से। ही जो है वो मुझसे बेहतर जानता है, तो ही हमारा वाक्य का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का कंपैरिजन कभी भी ऑब्जेक्ट से नहीं होगा। सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट से होगा। ही जो है वो मुझसे बेहतर जानता है, ठीक है, ही ज्यादा अच्छा जानता है, मैं अच्छा नहीं जानता हूँ, मैं अच्छे से नहीं जानता हूँ। ये मी का मतलब है मुझे, और आई का मतलब है, वैसे तो हिंदी नहीं करना है, लेकिन अगर हिंदी भी करते हैं ना तो ही मतलब वह ज्यादा अच्छे से जानता हूँ, मुझे ज्यादा अच्छे से नहीं जानते। बोलना क्या है, ही ज्यादा अच्छे से जानता है, मैं ज्यादा अच्छे से नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है, ठीक है। तो मी मत करना, आई कर देना, ठीक है। पहला वाला तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पहला ही वाला एग्जाम में ज्यादा आता है। सब्जेक्ट का कंपैरिजन कभी भी ऑब्जेक्ट से नहीं होगा, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा।
ठीक है, ये हटा रही, ये लिख लिया हमारे स्टूडेंट्स ने, आई लगाना। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देन के बाद ऑब्जेक्टिव भी लगा सकते हैं, देन के बाद हम सब्जेक्टिव भी लगा सकते हैं, बट एग्जाम में कैसे पता चलेगा? एग्जाम में ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ दोनों की संभावना है, बट दोनों का मीनिंग अलग जाएगा। देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट लगाती हूँ तो इस सेंटेंस का मतलब अलग जा रहा है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? ही नोज यू, ही जो है, ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट लगा रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान रही हूँ। इस सेंटेंस, अगर मैं ऑब्जेक्ट लगा रही हूँ ना, तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो रहा है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? ही जो है वो यू को ज्यादा, मतलब ही जो है वो यू को ज्यादा अच्छे से जानता है, ही जो है मेरे को नहीं जानता है। इस सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा है, जरा ध्यान से देखना। ही जो है, ठीक है, ही किसको जान रहा है? ही यू को ज्यादा अच्छे से जान रहा है, ही मेरे को अच्छे से नहीं जान रहा है, ठीक है, ही इसको ज्यादा अच्छे से समझता है, मेरे को अच्छे से नहीं समझता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन किसके किसके बीच में हो रहा है? यू के बीच में और मेरे बीच में। कहीं से भी मेरा कंपैरिजन ही से नहीं हो रहा है। ही कह रहा है कि मैं इसको ज्यादा अच्छे से जानता हूँ, बट मैं आपको अच्छे से नहीं जानता हूँ, तो कंपैरिजन इन दोनों के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से हो रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन इस सेंटेंस में जहां मैंने सब्जेक्ट लगाया है, यहाँ मतलब अलग जा रहा है। यहाँ पे मतलब क्या जा रहा है? ही जो है ये यू को ज्यादा अच्छे से जान रहा हूं, मैं यू को अच्छे से नहीं जान रहा हूं, ठीक है। जरा सेंटेंस पे ध्यान देना कि यहाँ पे अगर यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है। हम यहाँ देन के बाद ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं और यहाँ हम देन के बाद सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, बट दोनों का मतलब अलग जा रहा है। जहां पर हम सब्जेक्ट लगा रहे हैं ना, इसका मतलब है कि दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इसका और इसका। और जब हम यहाँ ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो रहा है। तो नीचे वाले सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट लगाते हैं तो उसका मतलब अलग जा रहा है। ही जो है यू को ज्यादा बेहतर जानता है, मैं यू को ज्यादा अच्छे से नहीं जानता हूँ, ही ज्यादा अच्छे से जानता है। तो मेरे और ही के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, किसको लेकर? यू को लेकर। मैं इसको अच्छे से नहीं जान रहा हूँ, लेकिन ही ज्यादा अच्छे से जान रहा है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। आप बोलोगे मैम एग्जाम में कैसे पता चलेगा? एग्जाम में कैसे पता चलेगा? एग्जाम में ऐसा वाला आएगा नहीं, क्योंकि दोनों की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, दोनों की पॉसिबिलिटी है, तो ऐसा वाला आएगा नहीं। एक बार मैं फिर समझाती हूँ। ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से किया, उसका मतलब अलग गया। ही जो है वो यू को ज्यादा अच्छे से जान रहा है, ही जो है मुझे अच्छे से नहीं जान रहा है। ही इसको ज्यादा अच्छे से जानता है, मेरे को अच्छे से नहीं जानता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन मेरे और यू के बीच में हो रहा है। लेकिन अगर मैंने ये लिखा ही यू को ज्यादा अच्छे से जानता है और मैं जो हूँ वो यू को ज्यादा अच्छे से नहीं जान रहा हूँ, ही ज्यादा बेहतर जानता है, मैं नहीं जान रहा हूँ, तो मेरे और ही के बीच में हो रहा है। तो यहाँ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का हो रहा है। जब आपको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का करना है तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस लगा देना। जहां आपको ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से करना है तो ऑब्जेक्टिव केस लगा देना, ठीक है। दोनों की पॉसिबिलिटी है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में ये वाला आएगा, ही इज बेटर देन मी, वो मुझसे बेहतर है। लगेगा कि स्पोकन में तो हम मी भी लगाते हैं, आपको लगेगा कि ये करेक्ट है, बट ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे मेरा कंपैरिजन, ही का कंपैरिजन मेरे से हो रहा है। ओके, मैं ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, ज्यादा अच्छा है। ये सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट डाल, यहाँ भी सब्जेक्ट डाल। कोई बात नहीं है, क्वेश्चंस रिपीटेड भी हो जाता है ना, तो उससे कोई लॉस थोड़ी है। रिपीटेड भी है तो बार बार रिवाइज हो गया, कोई लॉस थोड़ी हो रहा है। अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखना। क्या नेक्स्ट वाले सेंटेंस में बोलोगे मैम यहाँ भी तो 3 चीज का जिक्र है, चॉकलेट्स का और यहाँ। अब मुझे बताना, ठीक है, हम यू एज एन ऑब्जेक्ट, यू को ऑब्जेक्ट के रूप में आई से कंपेयर कर सकते हैं, बट हम चॉकलेट्स को किसी व्यक्ति से थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। हम चॉकलेट्स को किसी व्यक्ति से कंपेयर थोड़ी करेंगे, चॉकलेट नॉन लिविंग थिंग है, व्यक्ति से थोड़ी कंपेयर करेंगे।
तो यहाँ पर चॉकलेट्स हमारे वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तो आप बोलोगे मैम चलो इसको ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। आपने तो बोला है दैन के बाद ऑब्जेक्ट भी लग सकता है, यहाँ हम लगा सकते हैं। यू एक व्यक्ति है, व्यक्ति का कंपैरिजन व्यक्ति से, व्यक्ति का कंपैरिजन कर सकते हैं, सब्जेक्ट का कंपैरिजन। लेकिन अगर अगर मैं चॉकलेट्स को मानूं तो इसका इसका मतलब क्या है? ही को चॉकलेट्स ज्यादा पसंद है, मैं ज्यादा पसंद, किसी व्यक्ति का नॉन लिविंग थिंग का कंपैरिजन किसी पर्सन से थोड़ी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम चॉकलेट्स और मी का कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ मतलब क्या जा रहा है कि ही जो है इसको चॉकलेट्स ज्यादा पसंद है, मेरे को चॉकलेट्स ज्यादा पसंद नहीं है। ठीक है, ही को चॉकलेट्स ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है, ऑब्जेक्ट का नहीं करना। आई लगा दे, आई। आज यूट्यूब क्लास नहीं है, आज फ्राइडे है ना, यूट्यूब पे आज टेस्ट है, 11:30 बजे से यूट्यूब पे टेस्ट है। कल आपका वो कैप का टेस्ट। यहाँ ही का आई से हो रहा है, यहाँ चॉकलेट्स का आई से नहीं हो रहा है, ही और आई का हो रहा है। ही को ज्यादा चॉकलेट्स पसंद है, मेरे से भी ज्यादा। ठीक है, तो यही वाला था। अब आ जाओ, ये यहाँ तक हो गया। अब आ जाओ अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस को कैसे कैसे अरेंज किया जाता है, फेवरेट है एग्जाम का। एग्जाम में ऐसा लगा के दे देंगे आई एंड ही, ये गलत है। आई फर्स्ट पर्सन है और ही थर्ड पर्सन है, 1-3 नहीं होता है, इट्स 3-1, 3-1। ये देखो पहले बता देती हूँ, ये वाला आपको रूल याद रखना है, 2-3-1। जब भी वाक्य में 3 पर्सन आ गया तो पहले सेकंड पर्सन को रखना, फिर थर्ड पर्सन को और फिर फर्स्ट पर्सन को। ठीक है, जब सेकंड और थर्ड आ गया तो 2-3 रखना, जब थर्ड और 1 आ गया तो 3-1 रखना, और जब सेकंड और फर्स्ट आ गया तो 2-1 रखना। तो ये वाला याद रखो, 2-1। जब भी वाक्य में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आ गया तो पहले सेकंड पर्सन को रखना, फिर थर्ड पर्सन को रखना और फिर अपने आप को। लेकिन 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 अगर कोई गलती वगैरह एक्सेप्ट करना है, ठीक है, कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जहां पे आप कोई अपनी गलती या गिल्ट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो गुड मैनर्स के अकॉर्डिंग जब भी गलती होती है ना, जब 4 लोग हैं और गलती होती है तो गुड मैनर्स के अकॉर्डिंग बताता है कि पहले हमें अपनी गलती खुद स्वीकार करना है कि मेन तो जिम्मेदार मैं ही हूँ। तो गलती एक्सेप्ट वाले सेंटेंस में 1-2-3 रखना। ऐसा सेंटेंस जहां पे कोई आप गलती एक्सेप्ट कर रहे हो, ओके, कुछ गलती हो गई है, तो मैनर्स, गुड पोलाइट मैनर्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप अपनी गलती एक्सेप्ट करना, फिर सेकंड और थर्ड। लेकिन नॉर्मल सेंटेंस में 2-3-1 आता है। ठीक है, यही चीज मैं अभी आपको पढ़ाने वाली। ठीक है, ये देखो, आप लिखो इसको पहले, अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस। अगर वाक्य में, एक ही वाक्य में सारे प्रोनाउन एक साथ आ गया, फर्स्ट पर्सन भी आ गया, सेकंड पर्सन का भी जिक्र आ गया, थर्ड पर्सन भी आ गया, तो उस केस में अरेंजमेंट रखना 2-3-1। 2-3-1 मतलब पहले सेकंड पर्सन को रखना। सेकंड, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, दे। और राम चूंकि प्रोनाउन नहीं है बट नाउन ही है, लेकिन थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन। तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, हम तीनों मिलके इस काम को टाइम से खत्म कर लेंगे। तो ये 1 फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ये थर्ड। लेकिन मैंने क्या बोला है, 1-2-3 कब यूज करना? जब कोई गलती एक्सेप्ट वगैरह सेंटेंस हो। लेकिन ये तो कोई गलती या मिस्टेक एक्सेप्ट वाला सेंटेंस नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस है। और नॉर्मल सेंटेंस में 2-3, इसको याद रखना, 2-3-1। तो 2-3-1 में पहले किसको रखोगे? पहले आप, फिर 3, फिर वो, एंड देन मैं। इसका पोजेसिव भी मैं बाद में बताऊंगी कैसे लगाएंगे, यू, ही एंड आई। अगर ऐसा लगा देते, आई
राम एंड यू, ये भी गलत होता। ये हो गया 1, राम क्या हो गया 3, और ये हो गया 2, ये भी गलत है। पहले किसको रखोगे? सेकंड को। आप, फिर राम थर्ड, और फिर अपने आप को। नॉर्मल सेंटेंस में 2 3 1 रखना। 2 3 1 2 3 1। 3 2 1 नहीं है, 2 3 1। ठीक है, अगर 3 लोग आ गए तो 2 3 1 लगाना। बट 3 लोग हो लेकिन सेंटेंस कन्फेशनल हो। कन्फेशनल सेंटेंस का मतलब ऐसा सेंटेंस जहां पे आप कोई अपनी गलती या मिस्टेक या कोई गिल्ट आपने किया है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग। नॉर्मल सेंटेंस में तो अपने आप को लास्ट में रखना। ठीक है, अपने आप को लास्ट में रखना। जब कोई गलती एक्सेप्ट करना हो तो सबसे पहले अपने आप को सामने लाना है। पहले आई, यू एंड 3। तो 2 जगह 1 2 3 होता है। ओके, 2 जगह बता रही हूँ 1 2 3 होता है। एक तो कन्फेशनल सेंटेंस में 1 2 3 लगाना। इसको लिखिए, कन्फेशन करना मतलब अपनी गलती स्वीकार करना। गलती मानने वाला सेंटेंस में, मिस्टेक मानने वाले में 1 2 3 रखना। ठीक है, गलती एक्सेप्ट करने वाले में पहले अपने आप को रखो। तो आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो 2 3 1 है, पहले आप फिर वो एंड देन मैं। तो आपने तो 2 3 1 ही बताया है, लेकिन मैंने 2 3 1 नॉर्मल सेंटेंस के लिए बताया। नॉर्मल सेंटेंस के लिए 2 3 1 लगाना। बट अगर अगर कोई गलती एक्सेप्ट वाला आ गया तो वहां पहले अपने आप को रखना। हम तीनों इस गलती के लिए जिम्मेदार हैं, तो पहले अपने आप को, फिर आप एंड देन वो। हो गया ना? 1 2 3।
ठीक है, हो गया। कन्फेशन करना मतलब अपनी गलती मानना, गलती मानना। गलती मानने वाले में 1 2 3 रखना, और दो जगह 1 2 3 रखना है। नॉर्मल सेंटेंस में तो 2 3 1 1 2 3 दो जगह, एक तो गलती मानने वाले में, और एक जब प्लूरल आ गया। हाँ, जब भी वाक्य में प्लूरल प्रोनाउंस आ गया तो वहां भी 1 2 3 रखना। जैसे आई का प्लूरल वी होता है, ही का प्लूरल दे होता है, और यू तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। तो दो केस में आपको 1 2 3 रखना है, एक तो कन्फेशन में, और जब भी प्लूरल प्रोनाउंस आ गया। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन। जैसे आई, मैंने लिखा यू ही एंड आई, तो यहाँ पे कुछ प्लूरल नहीं था, ये भी सिंगुलर है और आई भी सिंगुलर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल आ गया ना। जब भी प्लूरल प्रोनाउन भी आ गया तो वहां भी 1 2 और 3 रख। ठीक है, अब वाक्य में, अभी तो मैं 3% की बात करूं, अगर वाक्य में 2% आ गया। अच्छा, पहले आपके घर कोई आए तो पहले आप चाय उसे पिलाओगे ना, पहले आप फिर मैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन आ गया, मैं एंड आप नहीं होगा, आप सेकंड पर्सन, फिर 1 2 3। तो ये वाला रूल याद रखो, पहला वाला, इसमें सब हो जाएगा। जब दो लोग आए तो 2 1, और जब 3 और 1 आए तो 3 1, और 2 3 में 2 3 में 2 3। तो अगर सेंटेंस में 2% एक साथ आ गया तो आई एंड यू नहीं होगा, मैं और आप नहीं है। पहले आप चाय पीजिए, उसके बाद मैं पीऊंगा, यू एंड आई। ठीक है, अगर अगर 2 3 आ गया, 2 3 में पहले आप फिर वो एंड आप नहीं, आप और वो। 2 3 में 2 ही 3 रहेगा, तो यहाँ पे देखो 3 और 2 लगा दिया, तो पहले आप एंड देन ही, यू एंड ही, या यू एंड राम, राम भी तो थर्ड पर्सन। कभी भी ही और यू मत लगाना, वह और आप नहीं होगा, आप और वो, यू एंड ही, यू 3 और ये 2 और ये 3। उसी तरह आई और यू नहीं होगा, 1 3 नहीं होगा, 3 1, यू एंड आई। जब हम मंडे को मिलेंगे ना तो हम लोग इसका पोजेसिव भी करेंगे कि मैम अगर पोजेसिव लगाना हो तो किसको देख के लगाएंगे। ही का पोजेसिव तो हिज बनता है, यू का योर बनता है, तो किसको देखना होगा वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यू एंड ही। और अगर 1 3 आ गया तो 3 1 रखना, हमेशा पहले अपने आप को लास्ट। देखो ये फर्स्ट पर्सन है और प्रिया थर्ड पर्सन, 1 3 नहीं होगा, 3 एंड 1, प्रिया एंड आई। टाइम भी हो गया है।
ठीक है, जब हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे ना तो हम लोग पोजेसिव देखेंगे, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, पोजेसिव वाला कैसे लगाना है, वर्ब लगाते समय किसको देखना है। ठीक है, और कल अब 1 बजे तो आपकी बैच है, 1 बजे में आज मैं समुद्र मंथन करवाऊंगी और फिक्स प्रेपोजिशन का एक टेस्ट लेने वाली हूँ। फिक्स प्रेपोजिशन का चौथा टेस्ट 151 से 200 वाला। ओके, ये 1 बजे के बैच में होगा। और कल सारे बच्चे यूट्यूब पे 11:30 बजे आएंगे। यूट्यूब पे मैं वोकैब का टेस्ट लेने वाली हूँ। आपके बैच में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, वहां तो वोकैब को आगे बढ़ा रही हूँ। अभी तक मैंने समुद्र मंथन में जितने भी वर्ड्स पढ़ा दिए हैं उसका टेस्ट, मैराथन। नहीं लिखा एग्जाम्पल, आई एन प्रिया ने, प्रिया एन आई।